अध्ययन का विषय है कारक, जो कि व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इसका हम अध्ययन करते हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि कारक होते क्या हैं, इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए इसका हम डीपली अध्ययन करते हैं। कारक का अर्थ होता कार्य करने वाला। यह शब्दों और वाक्यों के बीच संबंध को प्रकट करता है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं, तथा इस संबंध को जोड़ने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि जो संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द रहता है तो उसको दूसरे कर्म के साथ जोड़ने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, यहाँ पे कारक कहते हैं या कारक चिन्ह कहते हैं। तो जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो हमें सब सारी चीजें समझ में आएगी। आपको पता है कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया कि कर्ता ने कर्म को कारण से, संपादन के लिए, आपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हो, अरे, ओ, ए, ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये हमने ऐसा बताया है, पर जब हम आगे देखेंगे ना तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। परिभाषा जान लेते हैं कि कारक है क्या। देखो, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जो क्रिया के साथ विशेष संबंध को प्रकट करता है उसे कारक कहा जाता है। यहाँ पे संज्ञा आपको पता है कि किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम यानी नाम की जगह तुझे, तेरा, मेरा, उसका, इसका, आपका, ये चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये क्या करता है, उसके साथ, क्रिया के साथ विशेष संबंध को बताता है और विशेष संबंध बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे चिन्हों को हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। देखिए, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, अब कर्ता कारक मतलब जो कर्ता काम कर रहा है उसको कर्ता बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, क्रिया के साथ उसके संबंध को बताता है। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, राम है, पर उसकी क्रिया किसके साथ हो रही है। देखो, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, क्रिया किया, ठीक है ना, खाना खाने की क्रिया किया। तो ये जो कर्ता है कौन, राम, और क्रिया है, इन दोनों के बीच के संबंध को कौन बताता है, जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, राम ने खाना खाया, बच्चों ने जीत करके बर्गर मंगवाया। तो देखो यहाँ पे जो नए नए शब्द आया है ना, तो ये इसने कर्ता को क्रिया के साथ जोड़ा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। पर यहाँ पे कर्ता को जोड़ा है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कर्ता कारक। ठीक है। अब देखो कर्म कारक, कर्म यानी हम जो कर्म करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मोहन ने पुस्तक को पढ़ा, यानी क्या काम किया, पुस्तक को पढ़ा ना उसने, कौन सा कर्म किया, पुस्तक को पढ़ने का काम किया। रोहन ने कुत्ते को मारा, किसको मारा, कुत्ते को, क्या कर्म किया उसने, मारने का कर्म किया। तो ये कर्म कारक के लिए जो चिन्हों को प्रयोग किया जाता है उसे हम कर्म कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक को पढ़ा, तो यहाँ पे को पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा, तो कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे चिन्ह जो है को, स्पेशल चिन्ह कौन सा है, को। तो कर्म कारक चिन्ह यदि पहचानना है तो उसके लिए हमको कौन सा चिन्ह, कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे को। मोहन ने पुस्तक को पढ़ा, मोहन यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा हो गई, हाँ, या कर्ता हो गई। और पुस्तक को पढ़ा, उसने कौन सा कर्म किया, पुस्तक को पढ़ने का कर्म किया। तो यहाँ पे जो को शब्द आया है वो क्या है, कर्म कारक। अब देखो, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, करण कारक, ठीक है ना, अधिकरण आना चाहिए यहाँ पे, या करण कारक, ठीक है, करण कारक। तो करण कारक के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, से, द्वारा, ठीक है। जैसे उसने चाकू से फल काटा, तो से फल काटा, ठीक है, उसने चाकू से फल काटा। तो यहाँ पे जो से आ रहा है ना, तो उसे क्या कहेंगे, कौन सा कारक है वो, कर्ण कारक, करण कारक, ठीक है, करण कारक। फिर अनुष्का पेन द्वारा पत्र लिख रही है, किसके द्वारा पत्र लिख रही है, पेन के द्वारा, ठीक है। तो द्वारा आ जाए, से आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, करण कारक, ठीक है। देखिए, अब ये संप्रदान कारक क्या है, तो इसमें संप्रदान कारक के लिए, है ना, को, ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हेतु हो गया, ये सारे चिन्ह बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने भाई को उपहार दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने भाई को उपहार दिया,
किसको दिया? भाई को। तो ये क्या हो गया? संप्रदान कारक। ठीक है। अच्छी सेहत के लिए रोज योगा करना चाहिए। तो यहाँ पे के लिए आया ना, अच्छी सेहत के लिए रोज योगा करना चाहिए। तो के लिए आया यानी संप्रदान कारक। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखो कि को आया, हेतु आया, के लिए यदि ऐसे चिन्हों का प्रयोग हो तो उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। ये आपादान कारक किसे कहते हैं? तो इसके लिए से वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया के स्थान पर व समय को बताने का कार्य यदि चल रहा हो तो इसमें क्या होता है? से नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। जैसे से का इस्तेमाल कब किया जाता है? जो अलग होने व दूरी आदि बताने का कार्य करे। तो कैसे? देखिए, पक्षी पेड़ से उड़ गए। कहाँ से उड़ गए? पेड़ से उड़ गए। रवि के हाथ से गेंद छूट गई। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो अलग होने व दूरी आदि बताने का कार्य करे तो उसे क्या कहते हैं? हम आपादान कारक कहते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है? अलग होना या डर दूरी बताने का कार्य करता है। तो यहाँ पे कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? से। जैसे पक्षी पेड़ से उड़ गया, रवि के हाथ से गेंद छूट गई। ठीक है। तो ये कौन सा कारक है? आपादान कारक। ठीक है। अब संबंध कारक किसे कहते हैं? संबंध कारक संबंध बता रहा है। ठीक है ना, किसी के साथ होने का बोध करवाए या किसी के साथ होने का संबंध बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक। तो उसके लिए कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? का, की, के, रा, री, के। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, वह अपने दोस्त के साथ बाजार गया। किसके साथ गया? दोस्त के साथ, है ना। तो के साथ यहाँ पे संबंध बता रहा है। जो चिन्हों का प्रयोग किया है या जो शब्दों का इस्तेमाल किया है के साथ, तो क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि वह अपने दोस्त के साथ गया। तो इसे कौन सा कारक कहेंगे? संबंध कारक। यह मेरा बल्ला है। किसका बल्ला है? मेरा। तो मेरा संबंध बता रहा है ना, तो ये संबंध कारक। अपना घर बहुत सुंदर है। किसका घर बहुत सुंदर है? अपना घर। तो ये अपना होने का संबंध बता रहा है। ठीक है। तो संबंध कारक में क्या होता है? का, की, रे, रा आदि का प्रयोग होता है। ठीक है। अधिकरण कारक क्या होता है? देखो, क्रिया का स्थान या आधार बताना अधिकरण कारक। ठीक है। क्रिया के स्थान व समय को बताने का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। जैसे में और पर का प्रयोग किया जाता है ना, में, पर, परंतु। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो कि किताब मेज पर रखी है। कहाँ पे रखी है? मेज पर रखी है। कमरे में इतना सामान मत रखो। कहाँ मत रखो? कमरे में। ठीक है। तितलियां फूलों पर बैठी है। कहाँ बैठी है? फूलों पर। तो यहाँ पर जो अधिकरण है, क्रिया का स्थान वो समय बताने का कार्य करता है। मेज पर, फूलों पर, कमरे में। तो यदि ऐसे शब्द आए तो इसे क्या कहते हैं हम? अधिकरण कारक। ठीक। अब संबोधन कारक। संबोधन का मतलब ही पुकार होता है ना। हम संबोधन करके बुलाते हैं किसी को। जिस शब्द से किसी को पुकारने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। और इसके लिए एक्सक्लेमेशन या विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, जैसे यहाँ पे चिन्ह कौन कौन से? हे, अरे, ओ, ए आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक। जैसे ए, तुम खाली क्यों बैठे हो? जिसमें आश्चर्य का प्रकट हो, है ना। आश्चर्य प्रकट होता है उसे ही विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं ना। तो जिसमें आश्चर्य होता है, अरे तुम खाली क्यों बैठे हो, तो इसे क्या कौन सा चिन्ह कहेंगे हम, या कौन सा कारक कहेंगे? संबोधन कारक कहेंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा सब पे बनी रहे। तो यहाँ पे जो हमने एक आश्चर्य प्रकट किया या फिर आश्चर्य प्रकट किया है, या फिर हम बहुत ही इसको बिल्कुल सांसों को खींच के बोलते हैं, तो ऐसे चिन्हों को या ऐसे शब्दों को या ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? संबोधन कारक। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको कारक चिन्ह समझ में आए होंगे। अब इसका महत्व क्या है? तो कारक से क्या होता है? वाक्य में शब्दों का संबंध स्पष्ट होता है। कारक से क्या होता है? वाक्य में संबंध, ये शब्दों का संबंध स्पष्ट होता है कि आगे वाला क्या बात कर रहा है, क्या बोलना चाहता है, उसका संबंध स्पष्ट होता है। यह वाक्य को शुद्ध और व्याकरण सम्मत बनाने में सहायक होता है। ठीक है। तीसरा, सही अर्थ और भाव प्रकट करने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक है।
ठीक है, तो ये इसके महत्व है। अब एक नज़र में जो छोटी छोटी सी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए, वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। यदि उसकी परिभाषा पूछे तो हम बता सकते हैं। ने, को, से, के लिए, मैं, पर आदि को परसर्ग या कारकीय चिन्ह कहा जाता है। अगर ये ना हो तो सामान्य रूप से वाक्य में आए हुए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया से जुड़ ही नहीं पाता। ठीक है। कारक के 8 भेदों को क स अ स सूत्र से याद कर सकते हैं। जैसे क से कर्ता, क से कर्म, क से करण, स से संप्रदान, हाँ, अ से आपादान, से संबंध, अ से अधिकरण और स से संबोधन। ठीक है। देना के अलावा अन्य क्रियाओं में अगर इसको इनको लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर कर्म होता है। जैसे श्री कृष्ण जी ने अत्याचारी कंस को मारा, तो श्री कृष्ण ने आ गया यहाँ पे, अत्याचारी कंस को मारा। ठीक है। कंस के मरने पर लोगों ने घी के दिए जलाए, तो कंस के मरने पर हाँ, लोगों ने घी के दिए जलाए। तो ये सब है। ठीक है। वाक्य में 2 कर्म होने पर क्रिया का निकट वाला कर्म मुख्य तथा दूसरा गौण होता है। जैसे वाक्य में 2 कर्म होने पर क्या होता है, क्रिया के निकट वाला जो कर्म रहता है वो मुख्य रहता है और दूसरा गौण। ठीक है। जैसे श्री कृष्ण जी ने अत्याचारी कंस को मारा, तो यहाँ पे जो पहला है श्री कृष्ण ये मुख्य हो गया और अत्याचारी कंस ये दूसरा हो गया। ठीक है। अब संप्रदान, है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। ठीक है। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दादाजी बच्चों के लिए लीची और आम लेने गए। ठीक है। के लिए, है ना, दादाजी बच्चों के लिए लीची और आम लेने गए, तो यहाँ पे संप्रदान कारक। ठीक है। मैं और पर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। अब विभक्ति चिन्ह मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं, में, पर, के लिए, है ना। इसका जो ने, में, कर्ता ने कर्म को कारण से, संपादन के लिए, आपादान से, संबंध काकी के, ये जो चिन्ह है उसी को ही विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। जो क्रिया का आधार बताते हैं। जैसे रविवार को अवकाश रहेगा, में को परसर्ग द्वारा क्रिया का समय बताने के कारण अधिकरण कारक है ना। रविवार को अवकाश रहेगा तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये समय बता रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अधिकरण कारक। ठीक है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।